प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे जनाब फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। अब उन्होंने काफ़ी अरसे से तारीफ़ों का सिलसिला रोक दिया है और अब काफ़ी अरसे से आपने सुना होगा कि वो महफ़िल में फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की और जनाब शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लेते और उनकी तारीफ़ नहीं करते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि जो लंच किया गया था जनाब फ़ील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप के साथ, बल्कि बड़ी कोशिशों से लाखों डॉलर की लॉबिस्ट एंगेज किए गए, लॉबिंग की गई और उसके बाद वो लंच जो है वो अरेंज हुआ था। क्योंकि अमेरिका में ये रिवाज आम है, वहाँ पे आपको लॉबिस्ट मिल जाते हैं, जो आपके लिए लॉबिंग करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। तो जब ये पैसे अगर रियासत पाकिस्तान के मफादात के लिए हों, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पैसे जो कौमी ख़ज़ाने से खर्च होते हैं और उन पैसों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, अपने मामलात को सीधे करना होता है और अपना उल्लू सीधा करना होता है और अपने ज़ाती इक़्तिदार और इख्तियार और ओहदों को दबाम देना होता है, तो ये ख़तरनाक है। क्योंकि कौमी ख़ज़ाने के लिए कौमी ख़ज़ाने का पैसा कौम के लिए और कौमी मफ़ाद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो बहरहाल ये लंच किया गया था एक और उस लंच में कुछ मुतालिबात कुछ खुद ही हमने ऑफ़र जाके फ़ील्ड मार्शल ने कर दी थी और कुछ उन्होंने आगे बता दिया था कि जनाब आपने ये करना है और 3-4 काम थे। इब्राहिम अकॉर्ड यानी कि इसराइल को तस्लीम करना है और इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब है न सिर्फ़ इसराइल को तस्लीम किया जाए बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी, सलामती की भी ज़मानत दी जाए और ये ज़मानत इस्लामी मुल्क दें। और उसमें ज़ाहिर है कि सर-फ़हरिस्त पाकिस्तान है, सबसे बड़ी ताकत है, तुर्की है, सऊदी अरब है, बड़ी-बड़ी जो मईशतें हैं और बड़े-बड़े जो तगड़े फ़ौजी फ़ौजी तगड़ी फ़ौज वाले ममालिक जो हैं, वो सब। तो इसलिए ये जो है एजेंडा है, ये आगे बढ़ रहा था और उसके बाद फिर एक मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर ये शहबाज शरीफ साहब को लेकर गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जनाब फील्ड मार्शल कि जनाब ये मेरे वज़ीर आज़म हैं जो मेरे मातहत काम करते हैं और मैं जो कुछ भी कहूँगा ये उस पे चूँ-चुरां नहीं करेंगे। लिहाज़ा अ, ये 2 मुलाकातों के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ़ों के कलाबे मिला दिए और फील्ड मार्शल जहाँ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब को आसमानों के नवें आसमान पे ले जाके उनकी तरक्की कर दी और उनके बारे में बड़ी अ, बड़ी खुशामद, बड़ी पैम्परिंग करते थे। लेकिन अब वो नहीं कर रहे। कल एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई उसके बाद गुफ्तगू की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और प्रेस मीडिया से गुफ्तगू की है और वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतल्लिक हैं, इसराइल से मुतल्लिक हैं, अब्राहम अकॉर्ड से मुतल्लिक हैं और जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जाके जो एक वादा किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जो फ़ौज भेजने का गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स आलमी अमन फ़ोर्स जिसको कहा जाता है उर्दू में। तो उस आलमी अमन फ़ौज का हिस्सा बनना है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है, कमिटमेंट दी हुई है। अब ज़रा दस्तखत भी किए हुए हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेज़ोल्यूशन आई थी, उसको भी सपोर्ट किया था। चाइना और रशिया ने मुखालफत की थी, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था और अमेरिका और इसराइल के हक़ में थी। तो इसलिए हाँ, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा और ये असल मामला है। ये सामने मेरे उनकी सारी की सारी गुफ्तगू पड़ी है जी। आलमी मीडिया ने उसको रिपोर्ट कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी सबसे पहले तो उन्होंने ईरान का कहा कि अगर ईरान ने दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश की, ये फ्लोरिडा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात हुई है फ्लोरिडा में और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने उसमें 100% प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इजरायली फ़ौज के हमले जारी हैं, ताहम ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने अमन मंसूबे पर 100% अमल किया है
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کتنا بالکل ہے جی پارشل ہے، امپارشلٹی نہیں بلکہ وہ مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ابھی میں کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ غزہ جو ہے وہ بالکل کھنڈرات، اور وہاں پہ جہاں بلند بانگ عمارتیں تھیں اور ان کے پکے گھر بنے ہوئے تھے، وہ سب اس وقت ایک چٹیل میدان ہے اور وہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں بے گھر فلسطینیوں کے، اور ان خیموں میں خیمہ بستیاں، وہ پورا ہنستا بستا جو گھر تھا، شہر تھا غزہ خوبصورت، وہ اس وقت خیمہ بستیوں میں ہے۔ اور خیمے بھی کون سے ہیں؟ بالکل عام کپڑے، چادریں شادریں جو ہیں، وہ گھر کی کوئی بہت سفسٹیکیٹڈ خیمے نہیں ہیں، اور عام چادریں جو ڈال دیتے ہیں، جھگیاں جس کو کہتے ہیں، میرے خیمے بھی نہیں کہنا چاہیے، جھگیاں کہتے ہیں، وہ جھگیاں ہیں جو اس وقت وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جو اسرائیل کا اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں، لیکن اسرائیل نے امن منصوبے پر 100% عمل کیا ہے۔ اس کے بعد ایران پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے اگر دوبارہ بیلسٹک میزائل یا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اگلا جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام، یعنی کہ غزہ میں یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ پہلا مکمل ہو گیا، دوسرا ہے کہ غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام اور حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنا اور اسرائیلی فوج کا انخلا شامل ہے۔ تین، انہوں نے کہا کہ جی نیتن یاہو اس میں تاخیر کر رہے ہیں اور وہ اسرائیلی فوج کے انخلا سے پہلے حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور حماس کا موقف ہے کہ پوری طرح ہتھیار ڈالنے کا عمل فلسطینی ریاست کے قیام میں پیش رفت کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، اور اسرائیل کے اقدامات سے مطمئن ہیں، اور اصل تشویش دیگر فریقین کے رویے پر ہے، ٹرمپ نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے جی کہ جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں کم از کم وہ کہتے ہیں 414 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی کہ جنگ بندی کے بعد، اور یہ صورتحال اس وقت موجود ہے جی۔ اس کے بعد ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ نئے مقامات پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی گئی ایران نے تو پھر نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے جی جو اگلا ہے ہمارے متعلق، خاص طور پہ فیلڈ مارشل اور جناب اردلی سرکار سے متعلق، اور اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے، اور امریکی صدر نے کہا کہ جی ہمارے پاس کچھ ایسے ملک ہیں، یہ ہے ہمارا آپریٹنگ پارٹ پاکستان سے متعلق۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ملک ہیں جو غزہ جا کر ایسا کروا لیں گے۔ کیا کروا لیں گے؟ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی کہ حماس سے ہتھیار ڈلوانا ہے، اور ہتھیار ڈلوانا ہے، اور اسرائیل کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور ہمارے پاس کچھ ایسے ملک ہیں جو غزہ جا کر حماس سے ہتھیار ڈلوا لیں گے، اور ان ممالک نے ہمیں کہا ہے، کہ آپ ہمیں یہ کرنے دیں۔ ان ممالک نے ہمیں کہا ہے کہ یہ آپ ہمیں کرنے دیں۔ اگر وہ خود ایسا نہیں کرتے، وہ ملک جو ان حماس کے ساتھ تھے، یہ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ ہو جائے، انہوں نے بھی اتفاق کیا تھا کہ حماس کو ہتھیار ڈالنے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر حماس کی جانب سے خود ہتھیار نہیں ڈالے گئے جاتے تو وہی ممالک جا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، انہیں اسرائیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ سوال ہے کہ اصل معاملہ یہی ہے کہ کس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان اور اسلامی ملکوں کے دیگر ملکوں نے کس نے یقین دہانی کروائی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، نیتن یاہو کو، کہ ہماری فوج جائے گی اور جا کر حماس کو غیر مسلح بھی کرے گی، ان سے ہتھیار بھی چھینے گی، اور اسرائیل کی سیکورٹی کی ضمانت بھی دے گی، اسرائیل کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی کب اور کس نے کروائی ہے؟ یہ ہے اصل معاملہ۔ وہ لنچ پہ ہوئی یا پھر اس کے بعد جو وائٹ ہاؤس میں دونوں کی ملاقات تھی اس میں ہوئی؟ یہ ایک چھوٹا سوال نہیں
बहुत बड़ा सवाल है और तशवीशनाक सवाल है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में किसी भी फोरम पर ना ही काबीना की सतह पे, काबीना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सतह पे, कोर कमांडर्स की सतह पे और किसी भी और फोरम पर अभी तक ये नहीं बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच में जनरल आसिम मुनीर साहब का एजेंडा क्या था, नंबर वन। नंबर टू, क्या इनकी तरफ से ऑफर्स की गई और उनकी तरफ से क्या कहा गया और इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट क्या हुआ। उस माहदे की अभी तक किसी को हवा तक नहीं लगी और कभी भी ना कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और ना ही जब जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर था उस वक्त उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक अगेन बड़ा क्वेश्चन है कि वो माहिदा क्या था। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई थी वाइट हाउस में, उसमें माइंस एंड मिनरल्स का तो सबको पता है, लेकिन हकीकत में नंबर वन ये कि अब्राहम अकॉर्ड से मुतल्लिक आपने क्या कमिटमेंट की है, इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है, गजा में फ़ौज भेजने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है, और सी पैक को रोकने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है, चाइना से दूर होने से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की है। ये वो सारे मामलात हैं और अफ़गानिस्तान से मामले में क्या यकीन दहानी करवाई है, अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला किसी भी फोरम में। पाकिस्तान के किसी भी आईनी, कानूनी, आला सतह, दूसरे दर्जे की सतह पे कहीं नहीं मिला। उसके बाद आते हैं जी कि यानी कि उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास की जानिब से खुद हथियार नहीं डाले जाते तो वही ममालिक जाकर उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अब और उन्हें इसराइल की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इतनी तगड़ी फ़ौज किसकी है और इतना खूनी खेल कौन खेलेगा कि वो ममालिक, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ ऐसे ममालिक हैं, तो वो कौन ममालिक हैं जी, ये बताया जाए। तो हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट की हो कि जनाब फ़िलहाल हमारी तारीफ़ें शरीफ़ें करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी तारीफ़ों से हमारे यहाँ पे माहौल बन रहा है और मामला जो है वो ज़रा हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए आप हमारी तारीफ़ें ज़रा थोड़ा-सा कम करना शुरू कर दें। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद है जी, अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे पास 59 ममालिक हैं जो इससे इत्तेफ़ाक करते हैं। ये मशरक़ वस्ता में असल अमन है। ये बड़े मुल्क हैं जो मशरक़ वस्ता के बाहर से भी हैं। तो मशरक़ वस्ता से बाहर का कौन-सा मुल्क है जी? जिसके पास तगड़ी फ़ौज है, वो ये बता रहे हैं कि वो गज़ा में अंदर जाकर हमास को मिटाना चाहते हैं। उन्हें इसराइल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सही कदम होगा। यानी कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सारी बात अनफोल्ड कर दी है। बिल्कुल खुलकर सारा कुछ खोलकर बयान कर दिया है कि 59 मुल्क हैं मशरक़ वस्ता में जो चाहते हैं कि अमन हो, फिर मशरक़ वस्ता के बाहर से मुल्क हैं जो गज़ा के अंदर जाकर हमास को मिटाना चाहते हैं और इन्हें इसराइल की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है जी, अगर अगला अगला जुमला है जी, कॉमा में इन्वर्टेड कामाज़ में, अगर हमास हथियार नहीं डालते, यही ममालिक उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ये बार-बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कल। और इसके साथ-साथ जी उन्होंने कहा कि कई और ममालिक, हाँ, उन्होंने कहा कि जी इब्राहिमी मुआहदों को वसी किया जाएगा और कई मुल्क इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब के इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं और एक मौका आएगा जब वो इब्राहिमी मुआहदों पर दस्तखत कर देंगे। ये अब उन्होंने, क्योंकि इस दफ़ा जब गए हैं मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें ज़रा थोड़ा-सा टाइम दें और सूरत हाल को ज़रा हमें नॉर्मलाइज़ करने दें और एब्ज़ॉर्ब करने दें। लोगों को भी तैयार करना है और लोगों को भी ज़हनी तौर पे आमादा करना है। और बज़ाहिर उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीन 2 रियासती हल जब तक नहीं होगा, यानी कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और उसके खद-व-ख़ाल वाज़ेह नहीं किए जाएँगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं कि सऊदी अरब के इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं और एक मौका आएगा जब वो अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत कर देंगे। तो पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा हुआ है जी। और उसके बाद जी, अगली जो बात है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में नवंबर में
जो 20 नुकाती मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर की थी प्रेसिडेंट ट्रंप के जानिब से पेश करदा 20 नुकाती मंसूबा पेश किया गया था और उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया था और पाकिस्तान में उससे दस्तखत किए हुए हैं। और उसमें जी जो है ये इसराइल जो सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर हुई है उसमें गज़ा में मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौज पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का क़याम शामिल है। और उसके बाद है जी कि इसराइली मीडिया के मुताबिक इत्तलात हैं कि नेतन्याहू इस मुलाकात में तुर्की और पाकिस्तान को अमन फ़ोर्स में शामिल करने की मुखालफत कर सकते हैं। अब इसको पाकिस्तान को वो कहते हैं मुखालफत कर सकते हैं। तो अगर वो करते हैं तो फिर मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा क्योंकि फिर ज़ाहिर है जो कमिटमेंट की हुई है सब कुछ किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक और इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पूछा गया था कि क्या गज़ा में 3500 पाकिस्तानी फ़ौज भेजे जाएँगे? इसहाक डार साहब ने क्या जवाब दिया था ज़रा सुनिए। और कि अगर हमें ये कहा गया कि वहाँ जाकर लड़ना शुरू कर दें, हमास को गैर मुसल्लह करें और इनकी सुरंगों को जाकर ख़त्म कर दें तो ये हमारा काम नहीं है। वो एक मुसलमान मुल्क को दूसरे से लड़ने वाली बात होगी और हम सिर्फ अमन कायम रखने और सोशल वर्क के लिए जाने को तैयार हैं। और ये अब पाकिस्तान का जो है वो यू टर्न आया है और पाकिस्तान अब कहता है कि हम फौज तो भेजेंगे लेकिन हमें सिर्फ लगाएं आप सोशल वर्क पे, हमें उस तरफ ना भेजें। यानी भेजेंगे फौज, हमें ज़रा सोशल वर्क का कवर दे दें कि हम तो जी सोशल वर्क के लिए जा रहे हैं और लड़ाने वाली साइड पे हमें मत लेके जाएं। और उधर हम गए तो मामला हमारे यहाँ ज़रा प्रेशर होगा। अब इसको मुख्तलिफ एंगल से ये ले रहे थे कि जी पाकिस्तान ने मुखालफत कर दी है, पाकिस्तान जो है वो पीछे हट रहा है। नहीं, पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा। बड़ी मैं आपको बताऊँ ये ट्रिकी सा है कि 3500 नंबर का न आया हुआ है फौजियों का भी कि 3500 हमने ट्रूप्स भेजने हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर हमें यह कहा गया कि वहाँ जहाँ कर लड़ना शुरू कर दें, हमास को गैर मुसल्लह कर दें, उनकी सुरंगों को जाकर ख़त्म कर दें, तो ये हमारा काम नहीं। और हाँ, उन्होंने कहा हम सिर्फ़ अमन कायम रखने और सोशल वर्क के लिए वहाँ जाने को तैयार हैं। अब इनको कहा जा रहा है कि हमें ज़रा ऐसे कामों पे लगा दें कि जो सोशल वर्क है, लड़ने-वड़ने वाला काम किसी और को दे दें हमास वाले के स बराह रास्त। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जी कि अगर फ़लस्तीनी रियासत के बगैर और गज़ा को दोबारा आबाद किए बगैर ये जाते हैं और जाके कौन-सा सोशल वर्क है कि कोई ख़ैमा बस्ती आबाद कर दें जी। और इस तरह के काम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि बात अभी तक भी वहीं की वहीं है। असल बात है प्रेसिडेंट ट्रंप जो बता रहे हैं वो है। अब चूँकि इंटरनल इधर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और उधर थोड़ा-सा सऊदी अरब ने भी ब्रेक लगा ली है। इसलिए अब जो चीज़ें हैं क्योंकि कतर भी चाहता है कि इसराइल को फ़ौरन तस्लीम कर लिया जाए। यूएई पहले से तस्लीम कर चुका है और यूएई जो है वो अब आपके खिलाफ हो रहा है क्यों आप सऊदी अरब के साथ जुड़ चुके हैं। यूएई कहता है कि हम मान चुके हैं, तो लिहाजा जो यूएई वाला विंडो है वो अभी तक आपके साथ राब्ते में है और शायद इसीलिए जो है आपके यूएई के साथ ताल्लुकात आपके वो नहीं रहे और यूएई ने भी हाथ ज़रा खींचा हुआ है और अच्छा खासा खींचा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं खींचा हुआ। और उसका मैं अलग से बताऊँगा। फ़िलहाल ये है कि आपके साथ कतर आपके साथ दूर है, यूएई इस मामले में दूर है और ये 2 मुल्क तो सिर्फ़ इस वजह से कि आपने उनकी बात नहीं मानी। कतर के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि जो अफ़गानिस्तान का मामला हो रहा था, तो पहली टॉक्स जो है वो कतर दोहा में हुई थी और दोहा में जाके बातचीत की गई। लेकिन अगला जो दौर हुआ था अफ़गान तालिबान के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ, वो दोहा में नहीं हुआ था बल्कि तुर्की चला गया था। तो उसको भी जो हमारे सफ़ारतकार हैं, उसको भी एक बड़ा शिफ्ट कह रहे हैं कि क्या वजह है कि पहला एलामिया जो है वो दोहा से जारी हुआ और उसके बाद अगली टॉक्स जो हैं वो दोहा ने होस्ट नहीं की और उसकी वजह ये है कि दोहा आपसे नाराज़ क्योंकि दोहा जो चाह रहा था, जो कह रहा था, आप उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। लिहाज़ा उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारी बात नहीं माननी और तो फिर आप जाएँ अपना काम करें और हम अपने घर। ये हुआ जी और
اس کے بعد پاکستان کہ دفتر خارجہ اور خود وزیر خارجہ وہ کہتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل فورس کے لیے پاکستانی فوج کے معاملے پر وضاحت کر رہے ہیں۔ ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہ کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسرا۔ اب ایک اور ہے جی، آ، اسرائیلی اخبار ہے ہارٹس، اور اس میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ کا ایک چھپا ہے، آ، ایک کالم، ایک مضمون چھپا ہے، اور اس میں انہوں نے بات کھولی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کا کہہ سکتے ہیں، یہ تو کہا ہوا ہے، اور اس معاملے پر فیصلہ جو ہے بہت بڑا جوا ہوگا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بھی چل رہا ہے کہ عائشہ صدیقہ صاحب نے کہا ہے، اور مارکو روبیو آلریڈی کہہ چکے ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا امریکہ سے اور اسرائیلی اخبار سے اور اسرائیلی میڈیا سے اور مغربی میڈیا سے یہ خبریں زیادہ آ رہی ہیں، اور پاکستان سے خبریں کم آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ خبروں کو چھپا رہا ہے، پاکستان کی حکومت وہ بیان نہیں کرتی۔ اب ایک ہے جی اگلی بات، تو اس لیے قطر اور یو اے ای جو ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہے، یو کے آپ سے ناراض ہے، خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب کے معاملے کے بعد۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سخت ناراض ہے، اور اس نے بھی ذرا تھوڑا سا اپنے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اس کے بعد یورپی یونین نے جو سرکاری افسروں کے ویزوں پر پابندی شروع کر دی کہ پاکستان کے سرکاری افسروں پہ اب ان کو انسانی حقوق کے ساتھ کلب کیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اور جو افسران ویزوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ افسران، ان کا انسانی حقوق سے متعلق کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان کا کیا رول ہے اس فستائیت میں۔ اگلی جو خبر ہے جناب وہ بہت ہی بڑی خبر ہے، اور وہ ہے راولپنڈی سے انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہے، اور اس کالم میں جو بات کی گئی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور وہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میری کرسمس میں کیوں نہیں کہتا، اور کیونکہ 25 دسمبر کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ایک تصویر جاری کی، اور وہ تصویر تھی کہ وہ کرسمس کیک کاٹ رہے ہیں، اور جو بشپ کے ساتھ جو ہیں وہ مسیحی ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ وہ موجود ہیں راولپنڈی میں، اور کرسمس کیک کاٹ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اب ذرا انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں راولپنڈی سے، انہوں نے کہا جی اگر میں بحیثیت مسلمان یہ فیصلہ کر لوں کہ میں ہندوؤں کے ساتھ رواداری اور بھائی چارے کے اظہار کے لیے ان کے مذہبی تہوار تہواروں میں شریک ہو جاؤں، تو کیا یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ پھر آگے انہوں نے کہا کہ اس حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں محفوظ باوقار سازگار ماحول فراہم کریں تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں، اور لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری اس بات کا تقاضا ہرگز نہیں کرتی کہ ہم خود ان رسومات کا حصہ بن جائیں جو براہ راست ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں۔ عیسائیت میں کرسمس محض خوشی کا دن نہیں بلکہ ایک مخصوص عقیدے کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس عقیدے کی توثیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اب ظاہر ہے انصار عباسی صاحب اتنی ہمت کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ کالم راولپنڈی میں بیٹھ کے لکھا ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی اس تصویر کے بعد لکھا ہے جو انہوں نے کیک کاٹنے کی تصویر جاری کی۔